हेलो एवरीवन, मेरा नाम है ज्योतिराज। वेलकम बैक टू एजुकेशन भैया। आज की वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं तुम्हारे ज्योग्राफी का 6th चैप्टर मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री। अब देखो, ये तुम सबको पता होगा कि मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज होता क्या है। इसमें लार्ज अमाउंट ऑफ रॉ मटेरियल्स को फिनिश गुड में कन्वर्ट किया जाता है। अब देखो, ये तो तुम सबको पता होगा कि रॉ मटेरियल्स क्या होते हैं। हमें रॉ मटेरियल्स प्राइमरी सेक्टर से मिलता है, जैसे कि एग्रीकल्चर गुड्स हो गए। फिर हम उन्हें फैक्ट्रीज में जाके मोर वैल्यूएबल प्रोडक्ट्स में कन्वर्ट करते हैं और फिर उसी चीज को ज्यादा दाम में बेचा जाता है। और ये सारी काम करती है मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज। और देखो, तुम्हें दुनिया के किसी भी कंट्री का अगर इकोनॉमिक स्ट्रेंथ पता करना है तो तुम्हें उस कंट्री के मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज के डेवलपमेंट के बारे में पता करना होगा। तुम्हें ये पता करना पड़ेगा कि उस कंट्री में जो मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज है वो कितनी डेवलप्ड है। जिस कंट्री की मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज ज्यादा डेवलप होगी, उस कंट्री का जो इकोनॉमिक स्ट्रेंथ होगा वो ऑटोमेटिकली ज्यादा होगा। अब हम लोग बात कर लेते हैं इंपॉर्टेंस ऑफ मैन्युफैक्चरिंग का। अभी मैं तुम्हें 5 पॉइंट्स बताऊंगा। इन 5 पॉइंट्स को अच्छे से याद रखना। एग्जाम में ये 5 नंबर के लिए भी आ सकता है या फिर 2 नंबर के लिए भी आ सकता है। अगर 2 नंबर के लिए आता है तो 3 पॉइंट में लिख देना, 5 नंबर के लिए आता है तो 5 पॉइंट मेंशन कर देना। पहला पॉइंट, जो मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज होती है ना, ये लोगों की डिपेंडेंसी एग्रीकल्चर में थोड़ा कम करती है। देखो, ऑब्वियस सी बात है, जो एग्रीकल्चर एक्टिविटीज होती है ना, वो प्राइमरी सेक्टर में होता है। और जैसे ही मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज को सेटअप किया जाता है तो सेकेंडरी और टर्सरी सेक्टर में बहुत सारे जॉब्स क्रिएट होते हैं। इससे ये होता है कि लोगों की डिपेंडेंसी एग्रीकल्चर सेक्टर में थोड़ी कम हो जाती है। दूसरा पॉइंट है, मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज के सेटअप से किसी भी कंट्री में पॉवर्टी और अनएम्प्लॉयमेंट कम होता है। तीसरा पॉइंट है, जब हम मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज के गुड्स को एक्सपोर्ट करते हैं, मतलब इंडिया से बाहर भेजते हैं, तो इससे ट्रेड और कॉमर्स बढ़ता है। और तो और हमारे कंट्री में फॉरेन एक्सचेंज भी आता है, क्योंकि देखो, फॉरेन कंट्री में जब हम कोई भी सामान को बेचने जाएंगे तो उस करेंसी के हिसाब से हमें ज्यादा ही पैसा मिलता है। हर केस में ऐसा नहीं होता है, लेकिन ज्यादातर केस में ऐसा होता है। एक सिंपल एग्जांपल लेते हैं। देखो, इंडिया में तुम्हें एक छोटा सा टूथपेस्ट 10-20 रुपए का मिल जाएगा, लेकिन अगर वही टूथपेस्ट को हम यूएसए में जाके एक्सपोर्ट करेंगे तो वहां पे मिनिमम वैल्यू उसका $1 होगा। और तुम सबको पता है, इंडिया में $1 का वैल्यू 75 रुपीज के अप्रॉक्स होता है। तो तुम लोग देख सकते हो कि कैसे फॉरेन एक्सचेंज बढ़ रहा है। इसलिए मैन्युफैक्चरिंग गुड्स के एक्सपोर्ट से पूरे कंट्री को फायदा होता है। चौथा पॉइंट है, जब रॉ मटेरियल्स को फिनिश प्रोडक्ट में कन्वर्ट किया जाता है तब उस चीज की वैल्यू बढ़ जाती है और उससे मोटा प्रॉफिट भी होता है। और पांचवा और आखिरी पॉइंट है कि मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज एग्रीकल्चर को मॉडर्नाइज करने में भी हेल्प करती है। इसका एग्जांपल तुम्हें स्क्रीन में दिख ही रहा होगा। और मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज ना इंडिया की इकोनॉमी में काफी इंपॉर्टेंट कंट्रीब्यूशन देती है, क्योंकि मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज जो है वो इंडिया की जीडीपी में 17% कंट्रीब्यूशन देती है। यानी कि हमारी कंट्री की टोटल इनकम में से 17% कंट्रीब्यूशन सिर्फ मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज का है। इसीलिए हमारी कंट्री में मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज की ग्रोथ के लिए नेशनल मैन्युफैक्चरिंग कॉम्पिटिटिवनेस काउंसिल बनाया गया है, जिसका एम यही है कि वो हमारी कंट्री की मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज को बूस्ट करे और लगभग उसमें 12% का और ग्रोथ लाए। अब हम ये देख लेते हैं कि आखिर एक मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री का लोकेशन कैसे डिसाइड होता है। यानी कि किसी भी मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री को या किसी भी फैक्ट्री को कहां पे सेटअप करना है, कंट्री के किस एरिया में सेटअप करना है, ये कैसे डिसाइड किया जाता है। तो किसी भी इंडस्ट्री का लोकेशन बहुत ही अलग अलग फैक्टर्स पे डिपेंडेंट होता है। जैसे पहला तो अवेलेबिलिटी ऑफ रॉ मटेरियल हो गया, यानी कि जहां पे इंडस्ट्री सेटअप किया जा रहा है वहां पे रॉ मटेरियल कितना इजीली अवेलेबल है। साथ ही साथ लेबर, कैपिटल, पावर सप्लाई और उस इंडस्ट्री के आसपास मार्केट है या नहीं, ये भी कुछ फैक्टर्स हैं जिससे किसी भी इंडस्ट्री का लोकेशन डिसाइड होता है। और ये सारी चीजें किसी भी जगह पे आसानी से मिलती नहीं है। और ज्यादातर कंपनीज अपनी मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री या फिर फैक्ट्री वहीं पे सेटअप करती है जहां पे ये सारे फैक्टर्स लो कॉस्ट यानी कि कम दामों पे अवेलेबल हो और इंडस्ट्रीज उन्हें आसानी से एक्सेस कर पाए। और बहुत बार बहुत सारी कंपनीज एक साथ मिलकर किसी ऐसी जगह पे फैक्ट्री सेटअप करती है जहां पे ये सारी चीजें अवेलेबल होती है। और ऐसी जगहों को अर्बन सेंटर्स बोला जाता है या फिर एग्लोमरेशन इकोनॉमीज भी बोला जाता है। तुमने देखा होगा, तुम्हारे सिटी के किसी एरिया में इंडस्ट्रियल एरिया होता होगा और उस एरिया में चारों तरफ फैक्ट्रीज ही होती होंगी। तो इसी टाइप का एरिया होता है जहां पे फैक्ट्रीज को सेटअप किया जाता है और इन्हें अर्बन सेंटर्स बोलते हैं। और हमारे इंडिपेंडेंस से पहले वाले टाइम में इंडस्ट्रीज को अक्सर बड़े बड़े शहरों में सेटअप किया जाता था, जैसे कि मुंबई, कोलकाता और चेन्नई। और बहुत बार गवर्नमेंट की पॉलिसीज और लेबर लॉज जो कंपनीज को फेवर करती हो, ये सारी चीजें भी एक मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री का लोकेशन डिसाइड करती है। अरे रुको रुको, आगे बढ़ने से पहले मुझे पता है कि तुम सबके एग्जाम्स बहुत ज्यादा पास आ चुके हैं, इसलिए इस टाइम पे मैं तुम सबको रिकमेंड करना चाहता हूँ ओसवाल का ये कॉम्पिटेंसी फोकस्ड क्वेश्चन बुक। देखो, ये बुक 100% अपडेटेड सिलेबस के साथ है, जो तुम्हें अपकमिंग बोर्ड्स में बहुत ज्यादा हेल्प करने वाला है। इसका रीजन भी बताता हूँ, क्योंकि इसमें हर टाइप के क्वेश्चन है, जिस टाइप के क्वेश्चन तुम्हारे एग्जाम में आते हैं, चाहे वो किसी भी बेसिस पर हो, इवैल्यूएशन, एनालिसिस, अंडरस्टैंडिंग
अंडरस्टैंडिंग, रिमेम्बरिंग, कॉम्प्रिहेंसिव या फिर एप्लीकेशन बेस्ड ही क्यों ना। और पता है बात यहीं खत्म नहीं होती है, इस बुक में तुम्हें एमसीक्यू और केस बेस्ड क्वेश्चन भी देखने को मिलेंगे। और ये जो क्वेश्चंस है ना, ये लेवल 1 और लेवल 2 में डिवाइडेड है बेस्ड ऑन सीबीएसई रिसोर्सेज। इवन की ओसवाल के इस बुक में कोर कॉन्सेप्ट्स तक गिवन है ताकि तुम इस बुक को एज अ प्राइमरी बुक भी यूज कर पाओ। ऑब्वियसली इन सारे कॉन्सेप्ट्स को डिटेल में एक्सप्लेन किया गया है। इन शॉर्ट मैं बस यही कहना चाहूंगा, ये बुक ऑल इन वन पैकेज है और इसे तुम सिर्फ एक क्लिक से मेरे डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से बाय कर सकते हो। अब बिना टाइम वेस्ट किए चलो चैप्टर का एक्सप्लेनेशन कंटिन्यू करते हैं। अब हम देख लेते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ इंडस्ट्री। तो इंडस्ट्रीज को बेसिकली 5 बेसिस पे क्लासिफाई किया जाता है। पहला है ऑन द बेसिस ऑफ रॉ मटेरियल्स, दूसरा ऑन द बेसिस ऑफ मेन रोल, तीसरा बेसिस ऑफ कैपिटल, चौथा बेसिस ऑफ ओनरशिप और पांचवा है बेसिस ऑफ बल्क एंड वेट ऑफ रॉ मटेरियल्स एंड फिनिश प्रोडक्ट्स। तो ये तुम्हारा 5 बेसिस था जिस बेसिस पे किसी भी मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री को क्लासिफाई किया जाता है। अब इन 5 बेसिस को हम एक एक करके पढ़ते हैं। तो सबसे पहला जो बेसिस ऑफ रॉ मटेरियल है उसके अंदर 2 टाइप की इंडस्ट्रीज आती हैं। पहला तुम्हारा एग्रो बेस्ड और दूसरा मिनरल बेस्ड। तो एग्रो बेस्ड ऐसी इंडस्ट्रीज होती है ना जिनका जो रॉ मटेरियल होता है वो एग्रीकल्चर से ऑब्टेन किया जाता है, चाहे वो कॉटन हो, जूट हो, टी, कॉफी, रबर, शुगर, ये जितने भी रॉ मटेरियल्स हैं ना ये सारे एग्रीकल्चर से ऑब्टेन होते हैं। और इनसे क्या क्या चीजें बनती हैं, जैसे कॉटन से कपड़ा बना, जूट से जूट बैग्स बन गए और कॉफी को पैक करके बेचना हो गया। तो इनका रॉ मटेरियल एग्रीकल्चर से आया और फिर उस चीज को इन्होंने मैन्युफैक्चर करके बेच दिया। तो ये एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज हो गई। और वहीं दूसरा टाइप क्या होता है, मिनरल बेस्ड, यानी कि जिनका रॉ मटेरियल एक मिनरल होता है, जैसे कि आयरन, कॉपर, एल्यूमिनियम, ये सारे मिनरल जो है माइन से ऑब्टेन किए जाते हैं। फिर ये मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री में यानी कि आयरन का ओर निकला और फिर उससे आयरन ऑब्टेन करके उसका जो भी प्रोडक्ट बनना था उस प्रोडक्ट को बनाया गया और उसे फिर मार्केट में सेल कर दिया गया। तो ये जो प्रोसेस हुआ ना ये एक मिनरल बेस्ड इंडस्ट्री के अंदर होगा। जो दूसरा बेसिस है, बेसिस ऑफ मेन रोल, जो बेसिक एंड की इंडस्ट्री होती है उसके अंदर डायरेक्टली रॉ मटेरियल से फिनिश प्रोडक्ट बनाया जाता है, जैसे कि आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री हो गई, कॉपर स्मेल्टिंग हो गया या फिर एल्यूमिनियम स्मेल्टिंग हो गया, यानी कि कॉपर और एल्यूमिनियम के ओर से उन्हें रिफाइन करके कॉपर और एल्यूमिनियम में कन्वर्ट करने वाला जो इंडस्ट्री होता है उसी को स्मेल्टिंग वाला इंडस्ट्री बोलते हैं। और जो कंज्यूमर इंडस्ट्री होता है ना वो डायरेक्टली ऐसे प्रोडक्ट्स बनाता है जो कि हम एज अ कंज्यूमर डायरेक्टली यूज करते हैं, जैसे कि टूथपेस्ट, सोप्स, पेपर, फैंस, ये सारी जितने भी चीजें हैं ना ये हमारे डायरेक्ट यूज के लिए बनी हुई है, हम डायरेक्टली एज अ कंज्यूमर यूज करते हैं, इसलिए इन्हें कंज्यूमर इंडस्ट्री बोला जाता है। और जो तीसरा बेसिस है, बेसिस ऑफ कैपिटल, इसमें इस तरह से डिवाइड किया जाता है कि कौन सी कंपनी के पास ज्यादा पैसे हैं और कौन सी कंपनी के पास कम पैसे हैं। जैसे कि कोई अगर बड़ी कंपनी है और वो ज्यादा पैसे कमा रही है, ज्यादा प्रॉफिट्स है उसके और उसका बड़ा मार्केट कैप है, तो उस कंपनी को हम लार्ज कैप कंपनी बोलते हैं। और फिर उससे जो थोड़े कम पैसे वाली कंपनी होती है उसे हम मिड कैप कंपनी बोल देते हैं। और फिर जो सबसे कम पैसे वाली जो कंपनी होती है उसे हम स्मॉल स्केल इंडस्ट्री या फिर स्मॉल कैप बोलते हैं। और जो अगला क्लासिफिकेशन का बेसिस है ऑन द बेसिस ऑफ ओनरशिप, उसके अंदर 3 टाइप्स की इंडस्ट्रीज आती है। पहला पब्लिक सेक्टर, दूसरा प्राइवेट सेक्टर और तीसरा जॉइंट सेक्टर। पब्लिक सेक्टर के अंदर ऐसी इंडस्ट्रीज आती है जिनका ओनर कोई एक प्राइवेट इंडिविजुअल होता है या फिर किसी प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा उस इंडस्ट्री को ओन किया जाता है, जैसे कि रिलायंस इंडस्ट्रीज हो गई, टाटा हो गया, बजाज, महिंद्रा, ये सारी प्राइवेट सेक्टर की इंडस्ट्रीज है। और वहीं पब्लिक सेक्टर में ऐसी इंडस्ट्रीज आती है जिन्हें गवर्नमेंट ओन करती है। और जॉइंट सेक्टर के अंदर ऐसी इंडस्ट्रीज आती है जिसमें पब्लिक और प्राइवेट सेक्टर दोनों मिलकर साथ में काम करते हैं, यानी कि गवर्नमेंट और प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन दोनों पार्टनरशिप में काम करती है जॉइंट सेक्टर इंडस्ट्रीज के अंदर। इसका एग्जांपल हो जाएगा ऑयल इंडिया लिमिटेड। इसी बेसिस के अंदर एक कोऑपरेटिव सेक्टर इंडस्ट्रीज भी आती है जो कि इसका चौथा क्लासिफिकेशन हो जाएगा। और इन्हें ऐसे लोगों के द्वारा कंट्रोल किया जाता है जो कि रॉ मटेरियल्स को प्रोड्यूस करते हैं या फिर रॉ मटेरियल्स को सप्लाई करते हैं। और इसका एक एग्जांपल है शुगर इंडस्ट्री महाराष्ट्र। अब हम बढ़ते हैं अपने क्लासिफिकेशन के अगले बेसिस पे, जो कि है बेसिस ऑफ बल्क एंड वेट ऑफ रॉ मटेरियल्स एंड फिनिश प्रोडक्ट्स। और इसके अंदर 2 टाइप्स की इंडस्ट्रीज आती है, एक होगी हेवी इंडस्ट्रीज और दूसरी होंगी लाइट इंडस्ट्रीज, क्योंकि इस बेसिस में रॉ मटेरियल्स और फिनिश गुड के वेट पे डिपेंड करता है कि इंडस्ट्री कौन सी टाइप की होगी। तो जो हेवी इंडस्ट्रीज होती है जिनके अंदर आयरन और स्टील का यूज किया जाता है उन्हें हेवी इंडस्ट्री के अंदर काउंट किया जाता है। और वहीं जो इलेक्ट्रिकल गुड्स या इलेक्ट्रॉनिक गुड्स बनाने वाली कंपनीज होती है उन्हें लाइट इंडस्ट्री में काउंट किया जाएगा। तो ये थे तुम्हारे इंडस्ट्री के क्लासिफिकेशंस। अब हम अगले टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं। तो देखो सुधांशु भैया ने तुम्हें क्लासिफिकेशन ऑफ इंडस्ट्रीज के बारे में बताया। यहाँ पे हमने देखा था कि ऑन द बेसिस ऑफ रॉ मटेरियल जो इंडस्ट्रीज है वो 2 पार्ट में डिवाइडेड होती है। पहला पार्ट होता है एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज, दूसरा पार्ट होता है मिनरल बेस्ड इंडस्ट्रीज। तो एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज के अंदर ही टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज आती है, जैसे कि कॉटन टेक्सटाइल हो गया, जूट टेक्सटाइल हो गया, वगैरह वगैरह। देखो जो टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज होती है ना वो 35 मिलियन से भी ज्यादा एम्प्लॉयमेंट जनरेट करती है। और ये जो नंबर है ना ये एग्रीकल्चर के बाद सबसे ज्यादा हाईएस्ट है। अगर तुमसे पूछा जाता है ना कि एग्रीकल्चर के बाद सेकंड हाईएस्ट एम्प्लॉयमेंट जनरेशन किसमें होता है तो तुम इजीली बोल सकते हो टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज। और तुम्हें पता है इंडिया की जो टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज है ना वो इंडिया की जीडीपी में 4% कंट्रीब्यूट करती है।
तुम्हें पता है टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज बस इंडिया के अंदर ही नहीं कमाती है, बल्कि हमारे इंडिया से बाहर एक्सपोर्ट करके भी 25% का अर्निंग कर लेती है। यानी हमारे कंट्री की जो टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज है ना, वो इंडिया के अंदर 75% तो कलेक्ट कर ही लेती है, लेकिन बाकी की जो 25% अर्निंग होती है ना, वो फॉरेन एक्सपोर्ट से करती है, या कह सकते हो फॉरेन एक्सचेंज से करती है। अब देखो ये सारी जो डाटा है ना, ये टाइम के साथ ऊपर नीचे हो सकती है, तो प्लीज तुम लोग एक बार बुक से थोड़ा कंफर्म कर लेना अगर तुम लोग इस वीडियो को 4-5 साल बाद देख रहे हो तो चलो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं कॉटन टेक्सटाइल का। तो चलो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज के बारे में। अब देखो ये तो तुम सबको पता होगा कि कॉटन इंडस्ट्रीज के अंदर होता क्या है। जो कॉटन होता है ना, कॉटन तुमने देखा ही होगा, उसको मोर फिनिश प्रोडक्ट में कन्वर्ट किया जाता है। जैसे कि कॉटन से कपड़े बनाए जाते हैं, बैग्स बनाए जाते हैं और कुछ आर्ट एंड क्राफ्ट मटेरियल्स भी बनाए जाते हैं। अब देखो ये सारे चीज ऐसे घर पे तो नहीं बनाए जा सकते, इसके लिए इंडस्ट्रीज की तो रिक्वायरमेंट होती ही है, तो उन्हें ही हम कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज बोलते हैं। और क्या तुम्हें पता है कि 18वीं सेंचुरी से पहले हमारे पास पावर लूम्स नहीं थे। हाँ, जो तुम स्क्रीन में देख पा रहे हो ना, इसी को हम पावर लूम्स बोलते हैं। इससे हम बहुत जल्दी कॉटन से कपड़े बना सकते हैं। तुम लोग सोच रहे होगे 18वीं सेंचुरी से पहले कॉटन का कपड़ा नहीं बनता होगा, तो ऐसा नहीं है। भले जो पावर लूम्स है ना, वो 18वीं सेंचुरी के बाद आया हो, लेकिन उससे पहले भी हैंडलूम्स और वीविंग के जरिए कॉटन के कपड़े बनाए जाते थे। वीविंग एक ऐसा प्रोसेस है जिससे हाथ से बुनकर कॉटन के कपड़े बनाए जाते हैं। और हैंडलूम्स तो तुमने गांधी जी को चलाते हुए देखा ही होगा। अब देखो जो कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज है ना, वो महाराष्ट्र और गुजरात में बहुत ज्यादा मात्रा में पाई जाती है। मतलब कि कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज महाराष्ट्र और गुजरात में बहुत सारी है। और क्या तुम्हें पता है कि जो इंडिया है ना, वो कॉटन के प्रोडक्शन और एक्सपोर्टिंग में बहुत ज्यादा फेमस है, क्योंकि इंडिया के अंदर कॉटन बहुत ज्यादा मात्रा में पाया जाता है और साथ ही साथ इंडिया से ही बहुत ज्यादा मात्रा में कॉटन को एक्सपोर्ट किया जाता है। ऐसे कि इंडिया से हम यूएसए, यूके, रसिया, फ्रांस, श्रीलंका और नेपाल में कॉटन को एक्सपोर्ट करते हैं। साथ ही साथ इंडिया से हम यार्न को जापान में भी एक्सपोर्ट करते हैं। तुम लोग सोच रहे होगे यार्न क्या होता है, तो देखो यार्न जो होता है ना, वो कॉटन का धागा होता है। तुम लोग स्क्रीन में देख ही पा रहे होगे। देखो कई बार तुम लोगों से सवाल पूछ लिया जाता है कि आखिर इंडिया में इतना ज्यादा कॉटन कैसे पाया जाता है, और आखिर इंडिया इतने ज्यादा कॉटन का प्रोडक्शन और एक्सपोर्ट कैसे कर लेता है। देखो इसका सिंपल आंसर ये है कि इंडिया के अंदर रॉ मटेरियल की कोई कमी नहीं है। मतलब इंडिया के अंदर कॉटन बहुत ही इजीली पाया जा सकता है। और इंडिया की जो मार्केट है वो बहुत ज्यादा बड़ी है, ट्रांसपोर्टेशन में भी कोई दिक्कत नहीं है, लेबर की भी कोई ज्यादा कमी नहीं है। इंडिया की जो क्लाइमेट है ना, वो सबसे बड़ा फैक्टर निभाती है कॉटन के प्रोडक्शन में, क्योंकि इंडिया की जो क्लाइमेट है, जो मॉइस्चर है, वो बेस्ट है कॉटन के कल्टीवेशन के लिए। इन सारे फैक्टर्स में से तुम कोई भी 2-3 फैक्टर लिखकर आ सकते हो अगर तुमसे एग्जाम में पूछा जाता है तो तुम्हें आंसर मिल ही गया होगा कि आखिर इंडिया कैसे इतना सारा कॉटन की चीजों का प्रोडक्शन और एक्सपोर्ट कैसे कर लेता है। अब मैं तुम्हें बताऊंगा कि कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज में किन किन टाइप ऑफ वर्कर्स की जरूरत होती है। सबसे पहले तो हमें एक फार्मर की जरूरत होती है जो कॉटन को प्रोड्यूस करता है, कल्टीवेट करता है। फिर सेकंड में हमें कॉटन बॉल प्लकर्स की जरूरत होती है जो खेत में जाकर प्रॉपरली कॉटन को निकाल कर आते हैं, और वो लोग इस बात का ध्यान देते हैं कि कॉटन कहीं गंदा ना हो जाए। फिर हमें कुछ ऐसे वर्कर्स की जरूरत होती है जो गिनिंग, स्पिनिंग, वीविंग और डाइंग में हेल्प करते हैं। और फिर लास्ट में हमें डिजाइनर और टेलर्स की भी जरूरत होती है जो कॉटन के कपड़ों को डिजाइन करते हैं और उन्हें टेलर करते हैं, मतलब प्रॉपरली फिटेड बनाते हैं। तभी तो तुम्हें मार्केट में स्मॉल, मीडियम, लार्ज और एक्सेल साइज के कपड़े मिल पाते हैं। इसमें टेलर और डिजाइनर का बहुत बड़ा हाथ होता है। तो तुम्हें समझ में आ गया होगा कि आखिर कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज में किन किन टाइप ऑफ लोगों की जरूरत होती है। लेकिन क्या तुम्हें पता है कि जो कॉटन इंडस्ट्रीज होती है ना, वो दूसरे इंडस्ट्रीज की भी हेल्प करती है उनकी डिमांड बढ़ाकर। अब तुम लोग सोच रहे हो कि भला ऐसे कैसे, तो मैं तुम्हें 3 पॉइंट में समझाता हूँ। कॉटन इंडस्ट्रीज में केमिकल और डाइस का बहुत ज्यादा यूज होता है, और साथ ही साथ इतने सारे कॉटन प्रोडक्ट्स को पैक करने के लिए भी पैकिंग मटेरियल का यूज होता है। तो क्या तुमने देखा कि किस तरह जो कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री है ना, वो केमिकल और डाइस का डिमांड तो बढ़ा ही रही है, साथ ही साथ ऐसे इंडस्ट्रीज जो पैकिंग मटेरियल्स बनाते हैं उनका भी डिमांड बढ़ा रही है। अब देखो तुम्हारे मन में डाउट ना रहे इसलिए मैं क्लियर कर देता हूँ। अब देखो तुम्हें से बहुत सारे लोग सोच रहे होंगे कि कॉटन इंडस्ट्रीज में केमिकल और डाइस का क्या यूज है। तो देखो तुम लोग व्हाइट कलर के कपड़े तो सिर्फ पहनते नहीं हो, तुम लोग अलग अलग कलर के कपड़े पहनते हो, और वो अलग अलग कलर केमिकल और डाइस की वजह से ही तो आते हैं, वरना तुम्हें मार्केट में सिर्फ व्हाइट कलर के कपड़े ही दिखाई देते। अब देखो सेकंड पॉइंट है हैंडस्पम खादी provides large scale employment to weavers। तो मार्केट में जो खादी मिलता है ना, वो नॉर्मल कॉटन के कपड़ों से काफी ज्यादा अलग होता है। मार्केट में जो महंगे महंगे कॉटन के कपड़े मिलते हैं, जो ब्रांडेड कपड़े मिलते हैं, उन्हें मशीन में बनाया जाता है। वहीं दूसरी तरफ जो खादी के कपड़े बनते हैं, वे कॉटन को हाथों से बुनकर बनाया जाता है। इससे क्या होता है, जो वीवर्स होते हैं, जो हाथों से कॉटन को बुनते हैं, उनके लिए एम्प्लॉयमेंट जनरेट होता है। थर्ड पॉइंट देखते हैं, तो देखो कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज में जो 90% वीविंग, कटिंग और प्रोसेसिंग वाला पार्ट होता है, वो डिसेंट्रलाइज सेक्टर में किया जाता है। डिसेंट्रलाइज सेक्टर यानी कि तुम प्राइवेट सेक्टर भी समझ सकते हो।
तो इससे प्राइवेट सेक्टर को भी बहुत ज्यादा बूस्ट मिलता है। तो क्या तुमने देखा कि कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज किस तरह से केमिकल और डाइज इंडस्ट्रीज को बढ़ावा देती है, साथ ही साथ वीवर्स को लार्ज स्केल एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड करती है और वीविंग इंडस्ट्रीज को भी बहुत ज्यादा बढ़ावा देती है, और साथ ही साथ प्राइवेट सेक्टर को भी बूस्ट करती है, क्योंकि ज्यादातर कटिंग और फाइनल प्रोसेसिंग वाला काम प्राइवेट सेक्टर में ही किया जाता है। क्योंकि ज्यादातर कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज के अंदर जो कटिंग, प्रोसेसिंग और वीविंग वाला काम है वो प्राइवेट इंडस्ट्रीज में ही किया जाता है। अब हम लोग देखते हैं कि आखिर कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज को किस किस तरह के प्रॉब्लम फेस करने पड़ते हैं। यहाँ पे मैं तुम्हें 4 पॉइंट्स बताऊंगा, चारों पॉइंट्स को याद कर लेना, क्योंकि तुम्हारे एग्जाम में 2-3 नंबर के क्वेश्चन आ सकते हैं। देखो, जो कॉटन इंडस्ट्रीज है ना, वो ज्यादातर रूरल एरिया में ही सेटअप किया जाता है, जिस कारण से जो पावर सप्लाई होता है ना, वो बहुत ज्यादा इरेगुलर होता है। कभी भी बिजली आ जाती है, कभी भी बिजली कट जाती है। इससे प्रॉब्लम ये होता है कि कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज के अंदर जो प्रोडक्शन है ना, वो सही मात्रा में कैलकुलेट नहीं हो पाता है। किसी दिन ज्यादा प्रोडक्शन होता है, वहीं किसी दिन कम प्रोडक्शन होता है। सेकेंड प्रॉब्लम ये है कि इंडिया के अंदर बहुत सारी कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज है, क्योंकि जैसा कि मैंने तुम्हें बताया था कि जो इंडिया है ना, वो बहुत ज्यादा प्रोड्यूस करता है कॉटन को और एक्सपोर्ट भी करता है। इस कारण से कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज भी इंडिया के अंदर बहुत ज्यादा है और इसलिए कंपटीशन भी बहुत ज्यादा है। और तुम सबको पता है, जहां कंपटीशन ज्यादा होगा वहां प्राइस कम रहेगा, इसलिए इंडिया के अंदर जो कॉटन प्रोडक्ट्स है ना, वो बहुत ज्यादा कम दाम में मिलते हैं। वहीं तुम कहीं दूसरे कंट्री चले जाओ, वहां पे तुम्हें कॉटन के कपड़े बहुत ज्यादा महंगे महंगे मिलेंगे। थर्ड प्रॉब्लम ये है कि बोलने को तो हम 21st सेंचुरी में जी रहे हैं, लेकिन फिर भी कॉटन इंडस्ट्रीज के अंदर बहुत पुराने मशीन्स को यूज किया जाता है। बेसिकली कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज में ओल्ड मशीनरी का यूज किया जाता है। अभी तक कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज में एडवांस मशीनरीज को इंट्रोड्यूस नहीं किया गया है, खासकर इंडिया में। फोर्थ प्रॉब्लम ये है कि कॉटन से जब हम खादी टाइप के कपड़े बनाते हैं, जिसमें वीवर्स को हायर किया जाता है, मतलब बहुत सारे वीवर्स को एम्प्लॉयमेंट मिलती है, इसमें ये तो अच्छी बात है कि उन्हें एम्प्लॉयमेंट मिल रही है, लेकिन उनका जो आउटपुट होता है ना, वो बहुत ज्यादा कम होता है। क्योंकि ऑब्वियस सी बात है, जो मशीन्स है ना, वो कपड़े को बहुत जल्दी बुन पाएगी, लेकिन वहीं पे जो इंसान है, उन्हें एक कपड़े बनाने में 1 दिन भी लग सकता है। हो सकता है एक मशीन को कपड़े बनाने में 5 मिनट या 10 मिनट लगे, वहीं एक इंसान को एक कपड़े बनाने में 5, 6, 7 घंटे या 1 दिन भी लग सकते हैं। तो इससे प्रॉब्लम ये होता है कि लो लेबर आउटपुट निकलता है। तो यहाँ पे मैंने तुम्हें 4 पॉइंट्स बताया। पहला इरेगुलर पावर सप्लाई, दूसरा स्टिफ कंपटीशन, तीसरा ओल्ड मशीनरी और चौथा लो लेबर आउटपुट। तो आई होप सो तुम्हें कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज के बारे में अच्छे समझ में आ गया होगा। अब सुधांशु भैया आके तुम्हें जूट टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज के बारे में बताएंगे। इंडिया पूरे वर्ल्ड में रॉ जूट का हाईएस्ट प्रोड्यूसर है और जूट का सेकंड हाईएस्ट प्रोड्यूसर है बांग्लादेश के बाद। और वेस्ट बंगाल सबसे ज्यादा फेमस है अपने जूट के प्रोडक्शन के लिए, जहाँ पे लगभग 98 किलोमीटर लॉन्ग और 3 किलोमीटर वाइड जूट के राइव्स है। जूट के राइव्स क्या होते हैं और कैसे दिखते हैं, तुम्हारे स्क्रीन पे भी फोटो आ रहा होगा। जूट के प्रोडक्शन के लिए वाटर चाहिए होता है और साथ ही साथ चीप लेबर भी मिल जाएगा साथ में। ऐसे में जूट का प्रोडक्शन आसान हो जाता है। हमारे कंट्री के कुछ स्टेट्स जैसे कि वेस्ट बंगाल, यूपी, बिहार, उड़ीसा, इन स्टेट्स में जूट का प्रोडक्शन बहुत ज्यादा होता है। अब हम ये देख लेते हैं कि आज के टाइम पे जूट के इंडस्ट्री को क्या क्या चैलेंजेस फेस करने पड़ते हैं। सबसे पहला पॉइंट ये है कि आजकल जूट के बदले में कुछ अलग अलग सिंथेटिक अल्टरनेटिव्स यूज किए जाते हैं। कि आजकल जूट का डिमांड कम हो गया है, प्लास्टिक और सिंथेटिक मटेरियल का डिमांड ज्यादा हो गया है। साथ ही साथ इंडिया को जूट इंडस्ट्री में बाकी सारी कंट्री से कम्पीट करना पड़ता है, जैसे कि बांग्लादेश, ब्राजील, फिलीपींस, इजिप्ट, थाईलैंड, इन कंट्रीज से इंडिया का कंपटीशन भी है। जो मेन मार्केट है जूट का, यानी कि जिन कंट्रीज में जूट को ज्यादातर बेचा जाता है, वो कंट्रीज है यूएसए, कनाडा, घाना, सऊदी अरेबिया, ऑस्ट्रेलिया। ये कंट्रीज है जहां जूट का ज्यादा डिमांड है। इसलिए हमारी कंट्री में जूट का प्रोडक्शन बढ़ाने के लिए 2005 में नेशनल जूट पॉलिसी लाया गया था, जिसका मेन ऑब्जेक्टिव यही था कि जूट के प्रोडक्शन को इंडिया में बढ़ाया जाए, जूट की क्वालिटी को इम्प्रूव किया जाए और साथ ही साथ जूट के प्राइसेस को भी कम किया जाए। तो यहाँ तक हमने टेक्सटाइल इंडस्ट्री के बारे में पढ़ा, जिसमें हमने जूट इंडस्ट्री और कॉटन इंडस्ट्री के बारे में पढ़ा, और ये सारी एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री के अंदर आती है। एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री के अंदर जो अगला इंडस्ट्री के बारे में हमें पढ़ना है वो है शुगर इंडस्ट्री। अब हम लोग बात करने वाले हैं शुगर इंडस्ट्रीज के बारे में। देखो, जो इंडिया है ना, वो पूरे वर्ल्ड में सेकंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है शुगर का, और तो और इंडिया गुड़ और खानसारी के प्रोडक्शन में फर्स्ट नंबर पे आता है। सिर्फ महाराष्ट्र में 662 से ज्यादा शुगर मिल्स पाए जाते हैं। यूपी, बिहार, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, ये सारे स्टेट्स ऐसे स्टेट्स हैं जहां पे गुड़ और खानसारी बहुत ज्यादा मात्रा में प्रोड्यूस किया जाता है। अब तुम लोग सोच रहे होगे कि आखिर इंडिया में इतना ज्यादा शुगर प्रोडक्शन कैसे होता है। बहुत सिंपल सा रीजन है, जो इंडिया का क्लाइमेट है ना, वो बेस्ट सुटेबल है शुगर प्रोडक्शन के लिए। अब हम लोग जल्दी से 4 पॉइंट में समझते हैं कि आखिर शुगर इंडस्ट्रीज को क्या क्या चैलेंजेस फेस करने पड़ते हैं, मतलब शुगर इंडस्ट्रीज को किन किन प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ता है। तो पहला चैलेंज जो फेस करना पड़ता है वो है ट्रांसपोर्ट डिले का। ज्यादातर शुगर इंडस्ट्रीज में जो ट्रांसपोर्टेशन है ना, वो टाइम पर नहीं पहुंचती है। मतलब शुगर इंडस्ट्रीज में जो बेसिक रॉ मटेरियल्स है वो टाइम पर नहीं पहुंचती है। हालांकि तुम्हारे बुक में इसका कोई प्रॉपर रीजन नहीं दिया गया है कि आखिर ऐसा क्यों होता है। सेकंड प्रॉब्लम ये है कि ओल्ड एंड इनएफिशिएंट मेथड्स का यूज किया जाता है शुगर प्रोडक्शन में।
वही जो कॉटन वाला प्रॉब्लम था ना कि वहाँ पे ओल्ड मशीनरीज का यूज किया जाता था, यहाँ पे भी प्रॉपर एडवांस मशीनरीज का यूज नहीं किया जाता है, उल्टा ओल्ड एंड इनएफिशिएंट मेथड्स का यूज किया जाता है। तुम स्क्रीन में देख ही पा रहे होगे। तीसरा प्रॉब्लम ये है कि शुगर हर वक्त प्रोड्यूस नहीं किया जा सकता है, शुगर बस सीजनली ही प्रोड्यूस किया जा सकता है। तो इसलिए शुगर इंडस्ट्रीज में जो काम होता है ना वो भी सीजनल होता है। जो लेबर होते हैं वो आधा साल के लिए एम्प्लॉयड होते हैं, वहीं आधा साल के लिए अनएम्प्लॉयड होते हैं। चौथा और आखिरी प्रॉब्लम ये है, शुगर इंडस्ट्रीज में बहुत ज्यादा मात्रा में बैगेज का यूज करना पड़ता है, क्योंकि तुम सबको पता है कि शुगर बहुत छोटे छोटे पार्टिकल्स होते हैं और उन पार्टिकल्स को कैरी करने के लिए बैगेज का तो यूज करना ही पड़ेगा। और अभी भी कई सारे फैक्ट्रीज में प्लास्टिक्स का यूज किया जाता है और तुम सबको पता है कि प्लास्टिक्स हमारे एनवायरनमेंट के लिए कितना ज्यादा हार्मफुल होता है। तो यही 4 प्रॉब्लम्स है जो शुगर इंडस्ट्रीज को फेस करने पड़ते हैं। तो यहाँ तक हम लोगों ने एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज के बारे में पढ़ा। अब हम लोग मिनरल बेस्ड इंडस्ट्रीज के बारे में पढ़ेंगे। तो मिनरल बेस्ड इंडस्ट्री ऐसी इंडस्ट्रीज होती है जिनका रॉ मटेरियल जो है वो अर्थ से एक्सट्रैक्ट किए हुए मिनरल्स होते हैं, जैसे कि आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री हो गई, कॉपर स्मेल्टिंग हो गया या फिर केमिकल इंडस्ट्रीज हो गई। ये सारी इंडस्ट्रीज मिनरल बेस्ड इंडस्ट्रीज के अंदर ही आती हैं। तो हम मिनरल बेस्ड इंडस्ट्रीज के कुछ एग्जांपल्स को डिटेल में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री के बारे में। तो आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री सबसे बेसिक इंडस्ट्री है, क्योंकि आयरन और स्टील का यूज लगभग हर चीज बनाने में यूज किया जाता है, चाहे वो बाकी इंडस्ट्रीज के लिए मशीन्स वगैरह बनाने में हो, या फिर डिफेंस में उसका यूज हो, या फिर टेलीस्कोप में यूज हो, साइंटिफिक इक्विपमेंट्स बनाने में यूज होता है। तो आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री सबसे बेसिक इंडस्ट्री है, क्योंकि आयरन एंड स्टील का यूज लगभग हर चीज में यूज होता है और भी बहुत सारी चीजों में आयरन एंड स्टील का यूज होता है। तो आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री सबसे इंपॉर्टेंट और बेसिक इंडस्ट्री है और इंडिया पूरे वर्ल्ड में 3rd रैंक पे आती है स्टील के प्रोडक्शन में। और हमारी कंट्री की स्टील की प्रोडक्शन को मिनिस्ट्री ऑफ स्टील के द्वारा कंट्रोल किया जाता है, जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंडर आती है। 2016 में इंडिया में 95.6 मिलियन टन ऑफ स्टील प्रोड्यूस किया गया था और जो चाइना है ये पूरे वर्ल्ड में हाईएस्ट प्रोड्यूसर ऑफ स्टील है, यानी कि चाइना में सबसे लार्जेस्ट अमाउंट में स्टील का प्रोडक्शन होता है। और अगर स्टील प्रोड्यूस करने वाली एक पब्लिक कंपनी का एग्जांपल ले तो वो होगी स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड, या फिर जिसे शॉर्ट फॉर्म में सेल भी बोला जाता है। और हमारे कंट्री में सबसे ज्यादा स्टील का कॉन्सेंट्रेशन छोटा नागपुर रीजन के अंदर है। देखो, इंडिया वन ऑफ द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है स्टील का, फिर भी हम अपने पूरे फुल पोटेंशियल पे आयरन और स्टील इंडस्ट्री में अच्छा परफॉर्म नहीं कर पा रहे। उसके क्या क्या रीजन है वो हम देख लेते हैं। तो सबसे पहला पॉइंट है हाई कॉस्ट और लो अवेलेबिलिटी ऑफ कोकिंग कोल। तो जो कोकिंग कोल है उसका यूज किया जाता है आयरन ओर से स्टील को एक्सट्रैक्ट करने के लिए, पर हमारे कंट्री में कोकिंग कोल का अवेलेबिलिटी कम है, यानी कि बहुत ही कम क्वांटिटी में कोकिंग कोल अवेलेबल है और उसका कॉस्ट भी बहुत ज्यादा हाई है, इसलिए हम स्टील को इजीली एक्सट्रैक्ट नहीं कर पाते हैं और उसका कॉस्ट भी हमें ज्यादा पड़ता है। और दूसरा पॉइंट है लोअर प्रोडक्टिविटी ऑफ लेबर्स। तो हमारे कंट्री के जो लेबर्स हैं वो ज्यादा प्रोडक्टिव नहीं है, यानी कि वो ज्यादा अच्छा काम नहीं करते हैं, जिसके कारण हमारा स्टील का प्रोडक्शन कम है। और तीसरा पॉइंट है इरेगुलर सप्लाई ऑफ एनर्जी। तुम्हें पता है किसी भी इंडस्ट्री को वर्क करने के लिए एनर्जी चाहिए होता है, यानी कि इलेक्ट्रिसिटी चाहिए होता है, पर हमारे कंट्री में एनर्जी का उतना अच्छा सप्लाई नहीं है, यानी कि इरेगुलर सप्लाई है, कभी पावर आता है कभी नहीं आता है। तुम्हें तो पता ही है हमारी कंट्री की पावर सप्लाई का क्या हाल है। तो इस चीज का इंडस्ट्री के ऊपर भी इफेक्ट पड़ता है और स्टील के प्रोडक्शन पे भी इफेक्ट पड़ता है। और चौथा और आखिरी पॉइंट जो है वो है पुअर इंफ्रास्ट्रक्चर। पुअर इंफ्रास्ट्रक्चर का मतलब ये हुआ कि हमारी कंट्री में ऐसा इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, यानी कि ऐसी टेक्नोलॉजी, उस क्वालिटी के अच्छे मशीन्स, अच्छा ट्रांसपोर्ट, ये सारी चीजें नहीं है जो कि स्टील के प्रोडक्शन को काफी ज्यादा इफेक्ट करता है। अब देखो, आयरन और स्टील के बाद इंडिया में जो सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट मेटलर्जिक इंडस्ट्री है वो है एल्युमिनियम इंडस्ट्री। और एल्युमिनियम का भी बहुत सारी चीजों में यूज किया जाता है, जैसे कि घर की यूटेंसिल्स में, वायर्स में और इवन की एयरक्राफ्ट बनाने तक में। अब तुम लोग सोच रहे हो क्या सच में एल्युमिनियम इतना ज्यादा अच्छा मेटल है कि उसका इतनी सारी चीजों में यूज किया जाता है? तो इसका आंसर है हाँ, क्योंकि जो एल्युमिनियम होता है वो लाइट वेट होता है, वो गुड कंडक्टर ऑफ हीट होता है और वो रेसिस्टेंट टू कोरोजन होता है। मतलब कि एल्युमिनियम में रस्ट वगैरह जल्दी नहीं लगता है, मतलब कि एल्युमिनियम में रस्ट वगैरह नहीं लगता है। और तो और जो एल्युमिनियम होता है ना वो मिलिएबल होता है, मतलब हम उसे किसी भी शेप में कन्वर्ट कर सकते हैं। जैसा कि मैंने तुम्हें बताया, उसका हम यूटेंसिल्स यानी कि बर्तन वगैरह भी बना सकते हैं और एयरक्राफ्ट में भी एल्युमिनियम का यूज होता है। लेकिन क्या तुम्हें पता है, जब हम एल्युमिनियम को किसी दूसरे मेटल के साथ फ्यूज करते हैं तो एल्युमिनियम बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग भी हो जाता है। और जो एल्युमिनियम है ना वो बहुत अच्छा सब्स्टिट्यूट है स्टील, जिंक, कॉपर और लीड का। हम इन सारे एक्सपेंसिव मेटल्स को यूज करने के वजह एल्युमिनियम का भी यूज कर सकते हैं। और तो और जो एल्युमिनियम है ना वो ओडिशा, यूपी, छत्तीसगढ़, वेस्ट बंगाल और तमिलनाडु में बहुत ज्यादा मात्रा में पाया जाता है। और क्या तुम्हें पता है कि 2014 और 15 के बीच में इंडिया में 3.96 मिलियन एल्युमिनियम का प्रोडक्शन हुआ था। लेकिन इससे पहले कि तुम्हें गलत फहमी हो कि एल्युमिनियम खुद एक रॉ मटेरियल है, तो मैं तुम्हें बता दूं कि एल्युमिनियम खुद एक रॉ मटेरियल नहीं है, बल्कि एल्युमिनियम को बॉक्साइट से एक्सट्रैक्ट किया जाता है।
तो देखो क्या होता है, 4 से 6 टन बॉक्साइट को लिया जाता है जिससे अप्रॉक्स 2 टन अल्युमिनिया को निकाला जाता है। ध्यान से सुनना, यहाँ पे मैंने अल्युमिनिया बोला है। और फिर इस 2 टन अल्युमिनिया से 1 टन अल्युमिनियम को प्रोड्यूस किया जाता है। यही प्रोसेस होता है बॉक्साइट से अल्युमिनियम को एक्सट्रैक्ट करने का। तो इस तरह के इंडस्ट्रीज को ऐसे जगह पे सेटअप करना चाहिए जहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी की कोई कमी ना हो, मतलब कि रेगुलर सप्लाई ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। और सेकेंडली जो रॉ मटेरियल है वो सस्ते कॉस्ट में मिल जाए। जैसे अल्युमिनियम के केस में जो बॉक्साइट है ना वो रॉ मटेरियल है, तो जिस जगह पे बॉक्साइट ज्यादा मात्रा में और सस्ते दाम में पाया जाता है उसी जगह पे अल्युमिनियम इंडस्ट्रीज को सेटअप किया जाता है। केमिकल इंडस्ट्री हमारी कंट्री की वन ऑफ द फास्टेस्ट ग्रोइंग इंडस्ट्री है। केमिकल इंडस्ट्री हमारे जीडीपी में लगभग 3% कंट्रीब्यूट करती है और केमिकल इंडस्ट्री का कंट्रीब्यूशन हमारी कंट्री में 3% है। जो केमिकल इंडस्ट्री है पूरे एशिया में 3rd लार्जेस्ट मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री है। केमिकल इंडस्ट्री के अंदर दोनों लार्ज स्केल और स्मॉल स्केल दोनों तरह की इंडस्ट्रीज होती हैं। और केमिकल इंडस्ट्री के अंदर भी 2 तरह के सेक्टर्स होते हैं, एक होता है ऑर्गेनिक और एक होता है इनऑर्गेनिक। और ये दोनों ही सेक्टर्स काफी अच्छा ग्रो कर रहे हैं इस टाइम पे। ऑर्गेनिक केमिकल्स के अंदर आते हैं पेट्रोकेमिकल्स, सिंथेटिक फाइबर्स, सिंथेटिक रबर्स, प्लास्टिक, ड्रग्स या फिर फार्मास्यूटिकल्स। वहीं इनऑर्गेनिक केमिकल इंडस्ट्री में फर्टिलाइजर्स, प्लास्टिक्स, पेंट, सोप, डिटर्जेंट्स, इस टाइप के जितने भी केमिकल्स होते हैं ये सारे इनऑर्गेनिक केमिकल इंडस्ट्री के अंदर आते हैं। हम पढ़ लेते हैं फर्टिलाइजर इंडस्ट्री के बारे में। तुम्हें तो पता ही है फर्टिलाइजर क्या होता है। ऐसे केमिकल्स जिसे हम प्लांट्स के ऊपर छिड़कते हैं या फिर सॉइल में मिक्स करते हैं जिससे क्रॉप्स का ग्रोथ बढ़ता है। और फर्टिलाइजर इंडस्ट्री के अंदर मेनली नाइट्रोजेनस फर्टिलाइजर्स जिसे कि यूरिया बोलते हैं, फॉस्फेटिक एंड अमोनियम फर्टिलाइजर्स जिसे डीएपी बोलते हैं, या फिर कॉम्प्लेक्स फर्टिलाइजर्स जैसे कि नाइट्रोजन, पोटेशियम और सोडियम जिसे एनपीके फर्टिलाइजर भी बोलते हैं। ये कुछ टाइप्स थे फर्टिलाइजर्स के। और इंडिया पूरे वर्ल्ड में 3rd लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है नाइट्रोजनस फर्टिलाइजर्स का। और हमारे कंट्री में टोटल 57 यूनिट्स हैं नाइट्रोजनस फर्टिलाइजर्स को प्रोड्यूस करने के लिए। 29 यूनिट्स है यूरिया के प्रोडक्शन के लिए, 9 यूनिट्स है अमोनियम सल्फेट के प्रोडक्शन के लिए और 68 छोटे छोटे यूनिट्स हैं सिंगल सुपर फॉस्फेट प्रोड्यूस करने के लिए। हमारे कंट्री के कुछ स्टेट्स जहां पे सबसे ज्यादा फर्टिलाइजर का प्रोडक्शन होता है वो है गुजरात, तमिलनाडु, यूपी, पंजाब और केरला। और भी कुछ स्टेट्स हैं जहां फर्टिलाइजर का प्रोडक्शन होता है जैसे कि आंध्र प्रदेश, ओडिशा, बिहार, बंगाल, गोवा, मध्य प्रदेश। इन स्टेट्स में भी फर्टिलाइजर का अच्छा खासा प्रोडक्शन होता है। तो हमारा अगला इंपॉर्टेंट इंडस्ट्री है सीमेंट इंडस्ट्री। देखो ये तो तुम सबको पता होगा कि सीमेंट का यूज बहुत सारी चीजों को बिल्ड करने में होता है, जैसे कि हाउसेस, फैक्ट्रीज, ब्रिजेस, डैम्स, एयरपोर्ट, रोड्स और कॉमर्शियल स्ट्रक्चर्स यानी कि मॉल्स वगैरह। अब देखो अगर किसी भी चीज का इतना ज्यादा यूज होगा तो ऑब्वियसली उसका जो इंडस्ट्री होगा वो भी बहुत बड़ा होगा। तो इसलिए हमारे कंट्री में जो सीमेंट इंडस्ट्री है ना वो बहुत ज्यादा बड़ा है। और जो सीमेंट के रॉ मटेरियल्स होते हैं ना वो भी बहुत ज्यादा हेवी और बल्की होते हैं। अगर हम सीमेंट के रॉ मटेरियल्स की बात करें तो उसमें आता है लाइमस्टोन, सिलिका, एल्यूमिनिया एंड जिप्सम। और सीमेंट का इतना ज्यादा यूज देखते हुए हमारी जो गवर्नमेंट है ना उन्होंने प्रॉपरली एक सीमेंट इंडस्ट्री को सेटअप किया था जो कि अभी गुजरात में है। और पहला सीमेंट इंडस्ट्री जो प्रॉपरली सेटअप किया गया था वो था 1904 में चेन्नई में। तुम्हें पता है 1989 के बाद इतने सारे रिफॉर्म्स आए, इतने सारे प्रॉब्लम्स हुए ड्यू टू शॉर्टेज ऑफ सीमेंट, जिसके कारण फिर सीमेंट की कैपेसिटी, टेक्नोलॉजी और प्रोडक्शन को बहुत ज्यादा बढ़ा दिया गया। इवन कि इंडिया से बहुत ज्यादा बड़े मात्रा में सीमेंट को एक्सपोर्ट भी किया जाता है। तो अब देख लेते हैं ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री को। तो ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि बिना ऑटोमोबाइल के हमारे कंट्री में किसी भी गुड को या रॉ मटेरियल को कहीं भी ट्रांसपोर्ट नहीं किया जा सकता। और साथ ही साथ पैसेंजर्स को ट्रांसपोर्ट करने के लिए भी ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। और पिछले 15 सालों में हमारी कंट्री ने ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में काफी ज्यादा ग्रोथ देखा है। और साथ ही साथ ऑटोमोबाइल सेक्टर में फॉरेन इन्वेस्टमेंट आने के कारण हमारी कंट्री में ऑटोमोबाइल में और भी ज्यादा ग्रोथ हुआ। फॉरेन ऑटोमोबाइल कंपनीज के इंडिया में आने के बाद हमारी कंट्री में लगभग 15 कार मैन्युफैक्चरर्स हैं, 9 कमर्शियल व्हीकल मैन्युफैक्चरर्स हैं और टोटल 14 3 और 4 व्हीलर मैन्युफैक्चरर्स हैं। तो ये थी कुछ इन्फॉर्मेशन ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री के बारे में। अब हम इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इंडस्ट्री के बारे में पढ़ेंगे। तो इलेक्ट्रॉनिक इंडस्ट्री के अंदर बहुत ही वाइड रेंज ऑफ प्रोडक्ट्स हैं, चाहे वो तुम्हारा स्मार्टफोन हो, रेडियो हो, टेलीविजन हो। हम आसपास इन सारे इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस से घिरे हुए हैं। इसी से तुम्हें पता चल जाना चाहिए कि इलेक्ट्रॉनिक इंडस्ट्री कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और हमारी कंट्री का जो बैंगलोर सिटी है उसे इलेक्ट्रॉनिक कैपिटल ऑफ इंडिया भी बोला जाता है। और बैंगलोर के अलावा और भी बहुत सी ऐसी सिटीज हैं जहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक हब सेटअप किए गए हैं, जैसे कि मुंबई, दिल्ली, हैदराबाद, पुणे, चेन्नई, कोलकाता और लखनऊ। और इलेक्ट्रॉनिक्स के अलावा इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी यानी कि आईटी इंडस्ट्री भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, और वो भी हमारी कंट्री के ग्रोथ में बहुत ज्यादा हेल्प करती है। और अगर हम बात करें हमारी कंट्री के कुछ मेजर आईटी हब्स की तो वो है बैंगलोर, नोएडा, मुंबई, चेन्नई, हैदराबाद और पुणे। और आईटी इंडस्ट्री सबसे मेजर रोल प्ले करती है फॉरेन एक्सचेंज को इंडिया में लाने, क्योंकि हमारी कंट्री में पिछले 3-4 सालों में बिजनेस प्रोसेसिंग आउटसोर्सिंग यानी कि बीपीओ बढ़ा है। यानी कि फॉरेन कंट्रीज की कंपनीज अपने कामों को इंडिया में आउटसोर्स करती है, यानी कि अपने काम को इंडिया के कंपनी से करवाती है।
जिसके बदले में वो अपने कंट्री की करेंसी या फिर डॉलर्स वगैरह में इंडिया को पे करती है, जिसके कारण फॉरेन एक्सचेंज हमारी कंट्री में बढ़ता है। देखो, हमने इतने सारे इंडस्ट्रीज के बारे में बात करा, तो ये कितनी बेवकूफ भरी बात होगी अगर हम पॉल्यूशन के बारे में बात नहीं करेंगे, क्योंकि ये जो इंडस्ट्रीज होते हैं ना, ये मेजर रीजन होते हैं जिसके कारण बहुत सारा पॉल्यूशन फैलता है। तो देखो, जो पॉल्यूशन होते हैं ना, वो 4 टाइप के होते हैं: एयर पॉल्यूशन, वाटर पॉल्यूशन, लैंड पॉल्यूशन और नॉइस पॉल्यूशन। देखो, जो एयर पॉल्यूशन होता है ना, वो ऐसे गैसेस की वजह से होता है जो ह्यूमन, प्लांट और एक्वेटिक लाइफ को हार्म करता है, जैसे कि सल्फर डाइऑक्साइड हो गया, कार्बन मोनोऑक्साइड हो गया। और ऐसे जो गैसेस होते हैं ना, वो ज्यादातर केमिकल और पेपर फैक्ट्रीज से निकलते हैं, या फिर ब्रिक फैक्ट्रीज हो गई, रिफाइनरीज हो गई, स्मेल्टिंग प्लांट्स हो गया, बर्निंग ऑफ फॉसिल फ्यूल्स हो गया, और तो और ऐसे बहुत सारे स्मॉल छोटे मोटे फैक्ट्रीज होते हैं जिसके कारण एयर पॉल्यूशन होता है, क्योंकि वहां से बहुत टाइप के अनवांटेड गैसेस रिलीज होते हैं। और जैसा कि मैंने तुम्हें बताया, इसकी वजह से ह्यूमन हेल्थ तो इफेक्ट होता ही है, साथ साथ एनिमल्स और प्लांट्स भी इफेक्ट होते हैं, और तो और हमारा एटमॉस्फेयर भी इफेक्ट होता है। और वाटर पॉल्यूशन तब होता है जब इंडस्ट्री में प्रोड्यूस हो रहे ऑर्गेनिक या फिर इनऑर्गेनिक वेस्ट को बिना किसी ट्रीटमेंट के डायरेक्टली रिवर्स या फिर लेक्स में रिलीज कर दिया जाता है। फ्लाई ऐश, फॉस्फोजिप्सम, आयरन एंड स्टील स्लैग्स, ये कुछ ऐसे पॉल्यूटेंट्स हैं जिससे ज्यादातर वाटर पॉल्यूशन होते हैं हमारी कंट्री। अब अगला आता है थर्मल पॉल्यूशन। तुम्हें पता है थर्मल पॉल्यूशन कब होता है? जब किसी भी फैक्ट्रीज और इंडस्ट्रीज के अंदर से जो हॉट वाटर निकलती है, उसे डायरेक्टली किसी भी वाटर बॉडी में डाल दिया जाता है, जैसे कि रिवर, पॉन्ड वगैरह वगैरह। तो इससे जो हॉट वाटर और कोल्ड वाटर में टेम्परेचर चेंज होता है, उससे थर्मल पॉल्यूशन होता है। और एट लास्ट जो नॉइस पॉल्यूशन होता है वो कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज, फैक्ट्रीज में चल रही मशीन, जनरेटर्स और फैक्ट्री के इंस्ट्रूमेंट्स के कारण बहुत ज्यादा नॉइस पॉल्यूशन होता है। और ये जो नॉइस पॉल्यूशन है, इसके कारण बहुत से लोगों को सुनने की बीमारी हो जाती है, बहुत लोगों का हार्ट रेट बढ़ जाता है या फिर ब्लड प्रेशर की बीमारी हो जाती है। और साथ ही साथ नॉइस पॉल्यूशन के बहुत सारे साइकोलॉजिकल इफेक्ट्स भी होते हैं, यानी कि दिमाग पे भी असर पड़ता है बहुत ज्यादा नॉइस पॉल्यूशन होने से। अब हम लोग बात कर लेते हैं कि कैसे हम लोग एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन को कंट्रोल कर सकते हैं। तो इसके अंदर सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि कैसे हम लोग वाटर पॉल्यूशन और थर्मल पॉल्यूशन को कम कर सकते हैं। 3 पॉइंट्स में बताऊंगा, ध्यान से सुनना। यूजुअली फैक्ट्रीज में क्या होता है ना, वाटर को एक बार यूज करके फेंक दिया जाता है। तो हम क्या कर सकते हैं, हम वाटर को रीयूज और रिसाइकल कर सकते हैं 2 और मोर स्टेजेस में। बेसिकली हम सेम वाटर को 2-3 स्टेजेस में यूज करने के बाद फेंक सकते हैं। सेकंड स्टेप हम उठा सकते हैं, हम प्रॉपर रेन वाटर हार्वेस्टिंग कर सकते हैं। इससे फैक्ट्रीज के वाटर रिक्वायरमेंट इजिली पूरे हो जाएंगे। थर्ड चीज जो हम कर सकते हैं, हम हॉट वाटर को डायरेक्ट रिवर या फिर किसी भी वाटर बॉडीज में रिलीज करने से पहले उसे प्रॉपर ट्रीट कर सकते हैं, उसे कूल कर सकते हैं, उसके बाद डंप कर सकते हैं। इससे ना तो थर्मल पॉल्यूशन होगा, ना ही वाटर पॉल्यूशन होगा। तो ये कुछ स्टेप्स थे जो इंडस्ट्रीज और फैक्ट्रीज ले सकते हैं ताकि वो वाटर पॉल्यूशन और थर्मल पॉल्यूशन को कम कर सके। और एयर पॉल्यूशन को कम करने के लिए फैक्ट्रीज में स्मोक स्टैक्स को लगाया जा सकता है, जिसके अंदर प्रेसिपिटेटर्स, फैब्रिक फिल्टर्स, स्क्रबर्स और इंटरनल सेपरेटर्स होते हैं। बेसिकली ये एयर फिल्टर होता है कि फैक्ट्री से रिलीज हो रहे पॉल्यूटेड एयर को एनवायरनमेंट में रिलीज करने से पहले थोड़ा सा फिल्टर कर देता है, जिससे थोड़ा कम पॉल्यूशन होता है। और साथ ही साथ स्मोक को कम करने के लिए फैक्ट्रीज में नेचुरल गैस या फिर ऑयल का यूज किया जा सकता है, कोल को यूज करने के बजाय। और नॉइस पॉल्यूशन को कम करने के लिए फैक्ट्रीज के अंदर ऐसे मशीन्स और जनरेटर्स का यूज किया जा सकता है जिसके अंदर साइलेंसर्स फिटेड हो, जिससे कि थोड़ा कम नॉइस प्रोड्यूस होगा। और साथ ही साथ फैक्ट्रीज के अंदर नॉइज अब्सॉर्बिंग मटेरियल्स का भी यूज किया जा सकता है। और साथ ही साथ फैक्ट्री के वर्कर्स को ईयरबड्स और ईयर प्लग्स भी पहनने के लिए दिया जा सकता है, जिससे कि वर्कर्स का हेल्थ पे इफेक्ट ना पड़े, ना ही उनका ईयर डैमेज हो। अब अगला टॉपिक है मुझे इंस्टाग्राम में फॉलो करने के बारे में। तो जल्दी से मुझे फॉलो कर लो, वरना मुझे इंस्टाग्राम में नाच कर फॉलोअर्स बढ़ाना पड़ेगा। तो हाँ, ऐसे ही तुम्हारा चैप्टर खत्म होता है मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज। आई होप से तुम्हें वीडियो देखने में मजा आया होगा और साथ ही साथ तुम्हें चैप्टर भी अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर ऐसे ही और वीडियो देखना चाहते हो तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लो और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करना। तुम लोग से मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।